हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसी को मद्देनज़र रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करने की हमारी कोशिश की गई है। दोस्तों, यह सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, यहाँ से आपको बहुत ही अधिक अपने एग्जाम के लिए लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, पीडीएफ पाने के लिए और क्लास नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक की आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं आप, वहाँ पे भी आपको लिंक अवेलेबल मिलेगा। बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? संविधान में 12 अनुसूचियाँ है, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि अनुच्छेद की बात करें तो 395 आपका अनुच्छेद है और उसके बाद भाग की बात किया जाए तो भाग हो जाएंगे आपके 22 भाग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान बनाने में अगर कुल अवधि की बात करें, कुल समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपके लगे थे। ठीक है, तो चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा में आपसे पूछा जा रहा है, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? प्रश्न संख्या दूसरा का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में। दांडी मार्च आंदोलन जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी, इसे ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि दोस्तों 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हुआ था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और यह दोस्तों 78 अपने गांधी जी अपने 78 सहयोगी के साथ अपने अहमदाबाद आश्रम से दांडी तक, गुजरात के दांडी तक पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अपने हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजों के इस कानून का विरोध किया था। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा में आपसे पूछा जा रहा है, सभी संसदों की माँ किसे कहा जाता है? सभी संसदों की माँ ब्रिटिश पार्लियामेंट अर्थात ब्रिटिश के संसद को कहा जाता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या चौथा है आपका, भूगोल के पिता की उपमा किसे दी भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिकेटियस, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है आपका, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आपको बता दें, भारत में 1926 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपका, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत को ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। आपको बता दें कि ये सारा कुछ पीडीएफ यदि आप फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर ये सारा पीडीएफ आप फ्री में पा सकेंगे। उसके बाद अपने तैयारी को बेहतरीन करने के लिए और लगातार अपनी तैयारी पे नई राह दिखाने के लिए यहाँ पे आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड की जाती है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य जुड़ जाइए। अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए, जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फैमिली के सदस्य कोई भी यदि एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अगर बात किया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ली गई है, तो रूस। मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इतने प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इसके अलावा बात करें नीति निर्देशक तत्व की जो कि संविधान के भाग 4A में है, 4A में जिसका वर्णन है दोस्तों, यह आयरलैंड के लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपका, गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है? गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है? तो नेपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी का बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात का लोथल सिंधु घाटी नगर का बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी नगर की स्थापना जो हुई थी, सिंधु घाटी नगर की अगर खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी हो जाएगा, दयाराम साहनी। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो की खोज की अगर बात करें तो हो जाएगा 1922 में दोस्तों, किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलेंगे अगले नंबर में। अगला नंबर में आपसे पूछा गया है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था?
तो दोस्तों आपको बता दें, यह मौर्य वंश का शासक था और महान शासक था, जिसने दोस्तों 261 ईस्वी में कलिंग विजय प्राप्त किया था। तोसिली कलिंग की राजधानी तोसाली पर अधिकार जमाया था दोस्तों, विजय हासिल की थी। और उसी के बाद ने और उसी के और उस युद्ध के नरसंहार के बाद दोस्तों महाराज सम्राट अशोक ने युद्ध से दोस्तों अलविदा ले लिया था, लेकिन उसका ध्वंस कई वर्षों तक चलता रहा। तो ये किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा रहा है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों 1951 आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1951 याद रखेंगे आप, पहला संशोधन 1951 में हुआ था। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है, ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को कहा जाता है? तो गुजरात का जोधपुर। गुजरात का जोधपुर को दोस्तों ब्लू शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो गोवा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अपोजिट सबसे बड़े राज्य की बात करें तो आपका राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। उससे पहले एक प्रश्न और भी जान लीजिए आप कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका बिहार हो जाएगा और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। उसके बाद दोस्तों प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग के नाम से हम लोग जानते हैं। लाल हरा नीला आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपका, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई जो है प्रयुक्त होती है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आप याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएंगे 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो बैटरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस यंत्र को बैटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। बैटरी एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 को देखने से पहले दोस्तों आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आगे की तैयारी आपका बेहतरीन हो सके। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो दोस्तों आपको बता दें, पेनिसिलिन आप याद रखेंगे। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न संख्या 18 है आपका, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आपको बता दें मेक्सिको की खाड़ी से। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेक्सिको की खाड़ी, आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है आपका, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या रहता है? दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो दोस्तों 24 घंटे 52 मिनट का समय रहता है। इसका तात्पर्य है कि 24 घंटे 52 मिनट बाद अगला ज्वार भाटा उत्पन्न होने की संभावना होती है। चलेंगे 20वां नंबर प्रश्न, जो कि आज का आपका आखिरी नंबर प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के से शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 20 है आपका, गंगा नदी का डेलवा किस प्रकार का है? तो दोस्तों चापाकार, आप याद रखेंगे। गंगा नदी का डेलवा चापाकार नदी है, आप इसे याद रखेंगे। आप बताएंगे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए।